नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पारुल शर्मा और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। राजस्व मंडल के विखंडन पर लगी लगाम। जयपुर में स्थायी बेंच के लिए दायर याचिका को एडमिशन स्तर पर ही किया खारिज। कहा सर्किट या स्थायी बेंच बनाना सरकार का काम। संदिग्ध परिस्थितियों में कार में हुई रिटायर्ड अधिकारी की मौत। मेडिकल बोर्ड से शव का पोस्टमार्टम। एफएसएल टीम जुटी जांच में। एलिवेटेड रोड के नीचे पार्किंग को लेकर व्यापारियों ने निगम प्रशासन के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। पार्किंग बनी परेशानी का सबब। हल्के में ना ली जाए इस बार की सर्दी। संक्रमण बीमारियों के साथ दी ठंड ने दस्तक। चिकित्सकों ने दी लोगों को बचाव की सलाह। भू माफियाओं के खिलाफ कार्यवाही को लेकर जिला कलेक्टर को सौंपा गया ज्ञापन। मंदिर की जमीन पर कॉलोनी बनाए जाने को लेकर क्षेत्रवासियों में रोष। सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। राजस्थान राजस्व बार एसोसिएशन अजमेर ने अजमेर के पक्ष में पैरवी कर राजधानी जा रही मंडल की स्थायी बेंच को रोक दिया। द डिस्ट्रिक्ट एडवोकेट्स बार एसोसिएशन जयपुर की याचिका को एडमिशन स्तर पर ही खारिज कर दिया। राजस्थान राजस्व बार एसोसिएशन अजमेर के अध्यक्ष राजेंद्र बराड़ और सचिव भैया राम चौधरी ने बताया कि राजस्व मंडल राजस्थान की स्थायी बेंच जयपुर में स्थापित करने के लिए लगाई याचिका को हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव और न्यायाधीश आशुतोष कुमार की बेंच ने यह कहते हुए एडमिशन के स्तर पर ही खारिज किया कि सर्किट बेंच और स्थायी बेंच बनाना राजस्थान सरकार के अधीन आता है, इसलिए उच्च न्यायालय द्वारा किसी विशेष स्थान पर स्थायी या सर्किट बेंच खोलने का कोई आदेश जारी नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने रीट को डिस्पोज ऑफ कर दिया है। इस मामले में राजस्व मंडल राजस्थान की तरफ से एडवोकेट धर्मेंद्र चौधरी ने पैरवी की। यह निर्णय राजस्थान राजस्व बार एसोसिएशन की मेहनत की जीत है, साथ ही पूरे अजमेर वासियों की जीत है। गौरतलब है कि जयपुर बार ने रीट के जरिए मांग की थी कि राजस्थान रेवेन्यू बोर्ड की परमानेंट बेंच जयपुर को दी जाए। इस पर रेवेन्यू बोर्ड के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह बराड़, सचिव भैया राम चौधरी और एडवोकेट धर्मेंद्र चौधरी ने रेवेन्यू बोर्ड का पक्ष रखा। अध्यक्ष और सचिव को रेवेन्यू बोर्ड में उनके साथी वकीलों ने ढोल धमाकों से फूल मालाओं से स्वागत किया। वकीलों ने इसे अजमेर की जीत बताई। जयपुर में जारी हुए हाई कोर्ट के आदेश से अन्य मामलों में भी राजस्थान राजस्व बार एसोसिएशन की जीत लगभग तय हो गई है, जिससे राजस्व मंडल राजस्थान के विखंडन की खबरों
पर अब विराम लगेगा। जयराम जी के बेटे हम धर्मेंद्र चौधरी जी, वहाँ उनको बुलाया गया, उनको लेकर के साथ हम डायस पे खड़े हुए और उन्होंने कहा भी ये हमारी रिट है रेवेन्यू बोर्ड की परमानेंट बेंच जयपुर में स्थापित करने के लिए। तो कोर्ट ने कहा भी ये कोर्ट का काम थोड़ी है, क्योंकि धर्मेंद्र जी ने भी ब्रीफली उनको बताया भी इससे पहले 2001 में डिसाइड हो चुकी है और एक जोधपुर में भी ये चल रही है, इसलिए हमें इंटरवीन करने के लिए परमिशन दीजिए। तो इंटरवीन करने की आवश्यकता ही नहीं है। उन्होंने कहा कि क्लियर ये कोर्ट का काम नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कोर्ट बेंडामस रिट से नहीं हो सकता है। अगर सरकार के लेवल पे आपने कोई रिप्रेजेंटेशन दिया है तो उसके लेवल पे तय किया जाएगा, इसी के साथ मैं इसको डिस्पोज ऑफ करता हूँ। तत्कालीन अजमेर नगर निगम के पूर्व राजस्व अधिकारी ईश्वर वर्मा का शव संदिग्ध अवस्था में उनकी कार में पाया गया। मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे परिजनों ने पुलिस को सूचना देकर मौके पर बुलाया। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया है। थाना पुलिस के मुताबिक मृतक अजमेर नगर निगम में राजस्व अधिकारी के पद से रिटायर्ड है। जानकारी के मुताबिक वह अपने घर से अपने फार्म हाउस पर जाने के लिए निकले, लेकिन कुछ ही घंटे बाद उनकी कार में उनका शव मिलने की सूचना परिजनों को मिली, जिस पर मामले की सूचना पुलिस को दी गई। थाना अधिकारी ने बताया कि शव पर मिले निशानों को संदिग्ध मानते हुए पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करने के साथ ही एफएसएल टीम के साथ जांच शुरू कर दी है। कार से मिले ईश्वर चंद्र वर्मा के शव पर चेहरे पर जले होने के निशान भी मिले हैं। तो कॉज ऑफ डेथ जो है वो तो आफ्टर मेडिकल पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट होगी उससे ही बताया जा सकता है। तो मेडिकल बोर्ड से अभी पोस्टमार्टम चल रहा है उसका, और जो मृतक हैं ईश्वर जी, उनके भतीजे ने रिपोर्ट की है, तो उन्होंने कोई स्पेसिफिक किसी पे अभी कोई डाउट अभी बताया नहीं है, बट पुलिस सभी एंगल से जांच कर रही है और इनके आने का जाने का मोमेंट जो भी है और इनके साथ वालों से सबसे हम पूछताछ कर रहे हैं। तो पोस्टमार्टम के बाद में ही कॉज ऑफ डेथ क्लियर होने पे लाइन ऑफ एक्शन डिसाइड होगा कि डेथ का कारण क्या है। सर, गाड़ी को भी आपने चेक किया, कुछ मिला? नहीं, गाड़ी को हमने चेक करवा लिया, एफएसएल से उसकी मुआयना करवा लिया है, तो एफएसएल से जो भी माइन्यूटली जो कोई चीज आएगी तो वो एफएसएल रिपोर्ट के बाद के अंदर बता पाएगा, पर प्रथम दृष्टया गाड़ी के अंदर ऐसी कोई चीज अभी। मृतक का नाम ईश्वर जी वर्मा है और ये रेवेन्यू इंस्पेक्टर थे अपने निगम के अंदर, रिटायर्ड। प्रारंभिक जांच में भतीजे में कोई शंका? नहीं, अभी कोई शक नहीं बताया, बस वो जो शरीर पे जो कुछ फॉलो टाइप के जो निशान हैं, जो ब्लैक किस जो हैं, वो डाउटफुल हैं, तो इसी हिसाब से ये संदेहास्पद है। तो आफ्टर पीएमआर ही कुछ क्लियर हो पाएगा। जी जी पूछताछ काफी लोगों से कर रहे हैं, काफी लोगों से इन्वेस्टिगेशन के अंदर तो सभी एंगल्स से इन्वेस्टिगेशन की जाती है। गाड़ी कहाँ मिली? गाड़ी हमें तो जो इनको लेकर के आए थे तो जो मित्तल हॉस्पिटल है। अजमेर स्टेशन रोड एलिवेटेड रोड के नीचे पार्किंग को लेकर व्यापारियों ने निगम प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उनकी मांग थी कि प्राइवेट टैक्सी चालकों द्वारा अवैध पार्किंग कर गाड़ियां खड़ी करने और वहां पर दिन भर बैठकर शराब पीने की गतिविधियों पर रोक लगाई जाए। व्यापारियों का आरोप था कि ये गतिविधियां आने जाने वालों को परेशान कर रही हैं और क्षेत्र की सुरक्षा को खतरे में डाल रही हैं। ये जो गतिविधियां पिछले 3 साल से हर व्यापारी हमारे मार्केट का दुखी है। जिस तरीके से इधर पार्किंग की जो व्यवस्था की गई है व्यापारियों का ग्राहकों के लिए की गई है, लेकिन अन्यंत्र की जो टैक्सी स्टैंड टिक्की बाजार का अड्डा है वो टैक्सियाँ खड़ी हो जाती हैं, ऑटो रिक्शा यहाँ आ जाते हैं और वो आकर के बाद में सुबह शाम यहाँ बैठ के दारू पीते हैं, गलत हरकतें करते हैं। कई दफ़े खाना बदोश यहाँ पर पड़े रहते हैं, जो यहाँ बिस्तर लगा के सो जाते हैं। संबंधित ब्लॉक टावर थाने को भी हमने शिकायत करी, उन्होंने कार्रवाई भी करी, लेकिन वो कहीं जाके थोड़ी देर बाद वापस से आ जाते हैं। व्यापारियों का भय बना रहता है और वे रैकी भी करते हैं, लेकिन मार्केट में हमारे एक सिक्योरिटी गार्ड के मौजूद होने के कारण यहाँ कोई आज तक गड़बड़ी नहीं हुई है। हम प्रशासन से कहना चाहते हैं यहाँ ट्रैफिक की सुचारू व्यवस्था हो और ये प्राइवेट टैक्सियाँ, ऑटो और जो दारू पीने वाले हैं या खाना बदोश हैं उनको यहाँ से शिफ्ट किया जाए। बिल्कुल दुकानदार यहाँ पर लोग बाहर आके टैक्सी वाले, गाड़ी वाले, ऑटो वाले सब लगा जाते हैं और हम कहते हैं बेतरकी से लगाते हैं। एक्सीडेंट के पूरे चांस रहते हैं रोड में और ऑटो वाले और दूसरे आके वो शराब का अड्डा बना दिया है, यहाँ सुबह से दारू पीना चालू कर देते हैं। और अगर हम जाते हैं कि भाई ऐसा ना करें तो कहता है आप कौन होते हो यहाँ पर करने वाले। तो हम प्रशासन से ये चाहते हैं कि इनको यहाँ से हटाया जाए, खानपादोश और वो, और मौका बढ़ते खानपादोश तो कईयों की गाड़ियाँ भी गायब हो चुकी हैं यहाँ से। इसको लेकर के आज विरोध किया आप लोगों ने? विरोध किया, हमने ज्ञापन भी दिया, वो पुलिस आती है उनको खदेड़ देती है, वो घंटे 2 घंटे बाद वापस यहीं लाके ले जाते हैं। कौन लोग हैं जो अवैध पार्किंग बना रखी है इन लोगों ने? अवैध टैक्सी वाले हैं सर, हमको तो मालूम ही नहीं है कौन है। सबको फ्री की पार्किंग मिली है, चाहे जो खड़ा कर जाता है। ये बैंड वाला है, साला 2 महीने से यहाँ पड़ा है,
जब बैंड उसको ऑर्डर होता है तो ले आता है, नहीं तो जब भूखा यहीं पड़ा रहता है इसका। ये कम से कम 3 महीने से यहाँ पड़ा हुआ है। शराब वगैरह पी करके शराब पीते उत्पाद भी हैं, मचाते हैं, उत्पाद मचाते हैं पास में जाते हैं। यहाँ से बहन बेटियाँ निकलती हैं सर, उन पर गलत हरकतें करते हैं। सुबह से आ जाते हैं 8 बजे से। और प्रशासन का ये है हमारा कहना है कि उनको भी खदेड़ा जाए। एक अड्डा बना दिया दारू का। ठीक है। परिचय आपका? मेरा परिचय मुकेश गोयल, सामने मेरी शॉप है कॉलेज 10 है। मौसम चक्र में बदलाव के चलते आए शीत ऋतु ने इस बार मौसमी बीमारियों के साथ दस्तक दी है। हमारी यह खबर आपको भयभीत नहीं कर रही, लेकिन आपको सावचेत जरूर कर रही है कि इस बार की ठंड को हल्के में ना ले। ये हम नहीं कह रहे, ये कहना है चिकित्सकों का। समय चक्र में बदलाव की दस्तक ने सर्दी को जरूर वेलकम कहा है, लेकिन इसके साथ साथ सावधानी की भी अपील की है। अपेक्षाकृत सितंबर के महीने से शुरू होने वाली गुलाबी सर्दी इस बार ना तो गुलाबी हुई और ना ही समय पर आई। लगातार बढ़ती जा रही ग्लोबल वार्मिंग से बदले मौसम चक्र की चाल में आए बदलाव ने इस बार सर्दी को लाल कर दिया है और इसी का नतीजा है कि अचानक सर्दी का प्रकोप मौसमी बीमारियों को खतरनाक साबित होने वाले रूप में लाया है। सर्दी, जुकाम और बुखार से पीड़ित रोगियों की संख्या में तेजी से इजाफा होने के कारण संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में रोगियों की संख्या बढ़ी है। अस्पताल के आउटडोर हो या वार्ड हो या फिर जांच केंद्र, सभी जगह मरीजों की संख्या देखी गई। सर्दी के प्रकोप से मरीजों की बढ़ती संख्या और संक्रमण को लेकर जब अस्पताल के मेडिसिन विभाग के आचार्य डॉक्टर मनीराम कुम्हार से बात आज की न्यूज चैनल की टीम ने बचाव और उपचार की जानकारी चाही, तो उन्होंने स्वीकार किया कि सर्दी को हल्के में लेना बड़ी परेशानी का कारण बन सकता है। ठंड तेजी से बढ़ रही है और पॉल्यूशन पहले से ही ज़्यादा है, तो अभी सांस की बीमारियों के और खांसी जुकाम का प्रकोप ज़्यादा बढ़ने की संभावना है। इसलिए अचानक घर से निकलें तो अपने पूरे कपड़ों का प्रबंध करके निकलें और खासकर जो 2 व्हीलर्स है उसमें अगर चलते हैं तो अपनी सावधानी पूरी रखें। और इस पॉल्यूशन में थोड़ा सा मास्क वगैरह लगा सके तो अच्छा है, जहाँ ज़्यादा पॉल्यूशन लगे। और जहाँ खांसी जुकाम के मरीज है उनसे बचें तो अच्छा है, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन एक दूसरे को फैलता भी है। दूसरा, जो अच्छी खाने की चीज़ें हैं, न्यूट्रिशियस चीज़ें हैं, वो उस पर ध्यान दें। ज़्यादा तली वाली चीज़ें खाने से और ठंडी चीज़ें खाने से भी इस जुकाम के प्रकोप में आ सकते हैं। इससे किस तरह की परेशानियां ज़्यादा हो सकती है इंसान को? खांसी जुकाम बुखार तो ही, और अगर इन्फेक्शन लंग्स में हो गया तो सांस में तकलीफ हो सकती है। कई बार निमोनिया बड़ा हो जाता है तो इवन भर्ती की नौबत भी आ जाती है और जान को खतरा भी हो जाता है। तो सब तरह के इन्फेक्शन पहले अपन देख चुके हैं कोरोना वगैरह में, कोरोना में, स्वाइन फ्लू में। तो इस तरह के इन्फेक्शन अभी तो हालांकि नहीं है, लेकिन संभावना हो सकती है इस मौसम में। शिवसेना राजस्थान ने जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें किशनगढ़ में एक मंदिर की जमीन को भूमाफियाओं द्वारा हड़प किए जाने का आरोप लगाया है। ज्ञापन में कहा गया है कि यह जमीन किशनगढ़ महाराज रघुनाथ जी महाराज को दान की थी, लेकिन अब इस पर कॉलोनी का निर्माण किया जा रहा है और रोड काटी जा रही है। शिवसेना राजस्थान ने जिला कलेक्टर से मांग की है कि आरोपियों की गिरफ्तारी की जाए और मंदिर की जमीन को वापस दिलाया जाए। अजमेर शिवसेना और शिवसेना राजस्थान ने एक संयुक्त आज ज्ञापन दिया है। एक बार फिर एक मंदिर की ज़मीन को भूमाफियाओं द्वारा हड़प लिया गया है और वहाँ पे कॉलोनी का एक निर्माण चल रहा है। वहाँ पे रोडें काटी जा रही है, जबकि किशनगढ़ महाराज हिजाइनेस ने ये ज़मीन श्री रघुनाथ जी महाराज को दान की थी, मगर वहाँ पे भूमाफियाओं ने मिलकर वहाँ पे तथाकथित षड्यंत्र रचकर उस ज़मीन को अपने कब्जे में ले लिया है और वहाँ पर दिन रात रोड बनाने का, कॉलोनी का काम चल रहा है। आज हम अजमेर कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए थे कि उस काम को तुरंत रोका जाए, भूमाफियाओं पर अंकुश लगाया जाए, उनकी गिरफ्तारी की जाए, क्योंकि वो 80-100 बीघा ज़मीन है और वो पूरी गोचर और भगवान रघुनाथ जी के मंदिर के निर्माण हेतु है। किंतु वहाँ पर षड्यंत्र रचकर ये लोग कॉलोनी काट रहे हैं और वहाँ पे लोगों को पैसा चंदे का कोई हिसाब किताब नहीं है। गोचर के नाम पे और गौशाला के नाम पर ज़मीन बिल्कुल नदारत है। हम लोगों ने जाके मौके पे देखा भी है और हम साथ ही में नक्शा भी लेकर आए ज़मीन का, जिसमें पूरी कॉलोनी दिखाई गई है और हज़ारों हज़ार मकान दिखाई दे गए हैं। किशनगढ़ में कौन सी जगह पे है? ये रामने रोड पे, जो किशनगढ़ महाराज ने दान की थी रघुनाथ जी मंदिर के ट्रस्ट को, और वहाँ पे भूमाफिया लोग मिलके और वहाँ पे कॉलोनी काट रहे हैं। क्या आश्वासन दिया मिले जाओगे? वो कलेक्टर साहब तो उपलब्ध नहीं थे, मीटिंग में थे, मगर जो नीचे उनके जो हैं चेचानी मैडम, उनको हमने ज्ञापन दिया, उन्होंने कहा हम तुरंत कार्रवाई करवाते हैं, इसमें रुकवाते हैं और नहीं तो हम यहाँ उग्र आंदोलन करेंगे। इस जमीन को हम मंदिर के नाम पे ही करवा के बातों को देते हैं छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर
सर्किट, मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडिनेट फाइबर। पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते एक नए सफर पर। पद्मश्री सम्मान से सम्मानित बाबा बलिया महाराज अपने 1 दिवसीय दौरे पर तीर्थ नगरी पुष्कर पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने पत्रकारों से वार्ता करते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा कि देश अभी काफी खतरे में है, इसके लिए सनातन धर्म को एकजुट होना बहुत आवश्यक है। राजस्थान दौरे के दौरान मंगलवार को पुष्कर पहुंचे अनंत बलिया ट्रस्ट ओडिशा के चेयरमैन पद्मश्री बाबा बलिया महाराज ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि जब तक सनातन धर्म एकजुट नहीं होगा तब तक हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ता जाएगा। उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ घटित हो रही घटना पर निंदा व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसी घटनाएं नहीं रोकी गई तो सनातन धर्म खतरे में पड़ जाएगा। जो 4 वर्ण ये आदमी सृष्टि किया, ये भगवान का सृष्टि नहीं है। आदमी किस लिए किया था? पूरे सामाजिक श्रृंखलित होने के लिए। जिस प्रकार क्लर्क, पियन, IAS, OS ये किसी लिए सृष्टि हुआ था? माने पूरे ऑफिशियली कार्य अच्छा ढंग में होने के लिए। जो 4 वर्ण ये सब आदमी है, सबको सम्मान देना जरूरत है। जगन्नाथ जी की भूमि से आए हैं आप, ब्रह्मा जी की भूमि के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारा हिसाब में जगन्नाथ का दर्शन में सुभद्रा ही ब्रह्मा है, सुभद्रा माता ही ब्रह्मा है। और ब्रह्मा राजस्थान में ऐतिहासिक सीता जानकी अहल्याबाई, और ऐतिहासिक में राधा रानी, राधा मीरा ही मीराबाई ही राधा रानी। ऐतिहासिक बात में जब सुभद्रा ही ब्रह्मा है। हिंदू सनातनी जागृत हो। बांग्लादेश में जो ईर्षा चलता है ये किस प्रकार कम होगा, इसीलिए भारत सरकार इसीलिए पदक्षेप लेगी। और पर्यावरण को सुरक्षा करो, पेड़ लगाओ, पतिहरा माँ को, माता जी को सम्मान प्रदर्शन करो, गौ माता को जातीय पशु भाव स्वीकृति प्रदान करो। यही हमारा बात है। अजमेर जिला बार एसोसिएशन ने अपनी वेबसाइट की शुरुआत की है, जिससे वकीलों और न्यायिक अधिकारियों से संबंधित जानकारी एक ही जगह पर मिल सकेगी। इस वेबसाइट पर ई बोर्ड से संबंधित जानकारी भी उपलब्ध होगी, जिससे वकीलों को अपने मामलों की जानकारी आसानी से मिल सकेगी। जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने जानकारी देकर बताया कि इस वेबसाइट की शुरुआत से अजमेर जिले के वकीलों और न्यायिक अधिकारियों को बहुत सुविधा होगी। वे अपनी जानकारी को एक ही जगह पर देख सकेंगे और अपने मामलों को आसानी से ट्रैक कर सकेंगे। यह वेबसाइट न केवल वकीलों और न्यायिक अधिकारियों के लिए उपयोगी होगी, बल्कि यह न्यायपालिका में पारदर्शिता और जवाबदेही को भी बढ़ावा देगी। देखिए, वर्तमान युग ई लाइब्रेरी का, ई साइट्स का और वेबसाइट का युग है। सारी जानकारी एक क्लिक में मिले, इसके लिए हमने लगभग 6 महीने से लगातार प्रयासरत रहने के बाद एक डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन अजमेर की जो है वेबसाइट तैयार की है। www.dba अजमेर की वेबसाइट है, जिस पे आपको सारी जानकारियाँ मिलेगी। वकीलों से संदर्भ में जानकारी मिलेगी, न्यायिक अधिकारियों के संबंध में जानकारी मिलेगी, ई कोर्ट से संबंधित जानकारी मिलेगी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के संबंधित केसेस के बारे में भी उसमें जानकारी अपलोड होगी। हम कार्यकारिणी वाले साल पर क्या काम किया है, क्या नहीं किया, उसमें फोटोग्राफ से क्या क्या न्यूज़ आई, वो भी हमने इस में अपडेट किया है। सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं डायरेक्टरी बनाने में, केवल जो है कुछ ही पैसों में ये साइट तैयार हुई है। और एक क्लिक करते ही वर्ल्ड में कहीं भी बैठा हुआ आदमी किसी भी वकील को सर्च कर सकता है, उसके बारे में जानकारी ले सकता है, उसके मोबाइल नंबर पे अपने केस की सलाह ले सकता है, दे सकता है। सारी जानकारी एक क्लिक पे www.district bar association अजमेर पे जानकारी प्राप्त होगी। आज जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय ने और सीजन साहब ने फीता काटकर उद्घाटन किया है। आज के बाद ये
रेगुलर हो जाएगी वेबसाइट और हर एक आदमी इसका यूज कर सके। महिला अपराधों को रोकने और उन पर तुरंत कार्यवाही करने के लिए पुलिस लाइन सभागार में एक महत्वपूर्ण मीटिंग आयोजित की गई। इस मीटिंग में सभी जिलों से पुलिस अधिकारियों ने हिस्सा लिया और महिला अपराधों व बाल अपराधों को रोकने पर विस्तृत चर्चा की गई। मीटिंग में पुलिस अधिकारियों ने महिला अपराधों को रोकने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि महिला अपराधों को रोकने के लिए पुलिस को और अधिक संवेदनशील और त्वरित कार्यवाही करनी होगी। इस मीटिंग में यह निर्णय भी लिया गया कि पुलिस अधिकारी महिला अपराधों के मामलों में और अधिक सख्ती से कार्यवाही करेंगे और अपराधियों को कड़ी सजा दिलाई जाएगी। इस मीटिंग का मुख्य उद्देश्य महिला अपराधों को रोकने और उन पर तुरंत कार्यवाही करने के लिए पुलिस को और अधिक सशक्त बनाना था। ये बेसिकली आज का जो सेमिनार जो है ट्रेनिंग डायरेक्टरेट ने और की तरफ से कराया गया था, पूरी रेंज का है महिला अपराधों के बारे में। ये एनजीओ की तरफ से एक इनको कैपेसिटी बिल्डिंग के तहत ये कार्यक्रम कराया गया है। इसमें महिला अपराधों के बारे में उनको जागरूक करना और महिला अपराधों का स्पीडी इन्वेस्टिगेशन करना और उनके जो प्रोटोकॉल्स उसको कंप्लीट करना और उसमें कन्विक्शन कराने के लिए और भी बेहतर तरीके से क्या क्या कर सकते हैं, इसके बारे में ये टोटल जो है करीब 70-75 के लगभग पार्टिसिपेट है, सभी रैंक के हैं। तो ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसमें सभी रेंज के जिलों के लोग पधारे हैं, अधिकारी और कर्मचारीगण, और वो इससे ट्रेंड होके जाएंगे और उससे आने वाले समय में इसकी और बेटर रिजल्ट आएंगे। महिला अपराधों के बारे में और अधिक अच्छे परिणाम आएंगे। और हम सभी का ये प्रयास है कि किसी भी सूरत में कोई महिला या छोटे बच्चे या बाल अपराधों में किसी तरह की कोई ढिलाई न हो, और जो भी अगर कोई प्रकरण, पहली बात तो हो ही नहीं, अगर होता है तो उसमें 100% उसमें कन्विक्शन करा पाए, ये हमारा सभी का लक्ष्य है। शास्त्री नगर में शिव मंदिर शॉपिंग सेंटर से निकलने वाली प्रभात फेरी ने अपने 2 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस अवसर पर जगह जगह प्रभात फेरी का स्वागत कर पुष्प वर्षा की गई। प्रभात फेरी की शुरुआत 2 वर्ष पूर्व की गई थी, जिसका उद्देश्य लोगों को सुबह की सैर और प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने का अवसर प्रदान करना था। इस फेरी में भाग लेने वाले लोगों ने अपने अनुभव साझा किए और कहा कि यह फेरी उनके दिन की शुरुआत को सकारात्मक और ऊर्जावान बनाती है। इस अवसर पर कई गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया और प्रभात फेरी की सफलता की सराहना की। उन्होंने कहा कि फेरी न केवल लोगों को शारीरिक रूप से सक्रिय बनाती है, बल्कि यह उनके मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाती है। हरे कृष्णा। प्रभात फेरी को करीब कंप्लीट आज 2 साल हो गए हमारे। एकादशी को चालू की थी हमने 2022 के अंदर ही, और गीता जयंती भी थी, और आज वही है, गीता जयंती भी है, एकादशी भी है आज। तो आज हमारे को कंप्लीट 2 साल हो गए और लोग सब बहुत रुचि लेते हैं। ये प्रभात फेरी कितने समय के लिए निकाली जाती है, कहाँ से कहाँ तक निकाली गई आज? हमारे यहाँ पे 4 रूट कर रखे हमने, 4 रूट पे सप्ताह में 4 रूट पे लगातार जाते हैं, 2-2 बार चल जाते कई बार तो। और सुबह हम यहाँ से करीब 5:30 सही रवाना हो जाते हैं यहाँ से, और 6 बजे तक आ जाते हैं। आधा घंटे रखते हैं हम लोग। और हरे कृष्णा है, संकीर्तन है। लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं इसके माध्यम से? धार्मिक भावना जुड़े और सुबह आगे प्रचार प्रसार हो, धर्म की भावना हो, सब जागृत हो, सब टाइम पे उठे, भगवान के आगे भक्ति करें, शिव जी आगे जल चढ़ावें। हमारा तो ये उद्देश्य होता है कि सब जुड़े हमारे से आकर के। तो परिचय फायदे की बात है, सब फायदे की बात है। आपका परिचय? आर.के. रोहिला, संयोजक, प्रभात फेरी, शास्त्री नगर, अजमेर। आज जो प्रभात फेरी निकाली गई है उसको 2 साल संपूर्ण हो गए हैं। गीता जयंती के दिन से शुरू हुई थी और आज संपूर्ण 2 वर्ष पूरे हो गए। इस प्रभात फेरी में कौन कौन लोग शामिल थे और कितनी प्रभात फेरियाँ शामिल हुई है इसमें? आज इसमें 2 प्रभात फेरियाँ शामिल हुई है और इसमें आज इस्कॉन वाले प्रभु जी और महिला मंडल, शिव शक्ति महिला मंडल, प्रभात फेरी महिला मंडल और विकास समिति और विस्तार एंड विकास समिति के सदस्य भी शामिल हुए थे। बातों को देते हैं छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर।
सर्किट, मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडिनेट फाइबर। पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते एक नए सफर पर। ब्लॉक लेवल युवा महोत्सव कार्यक्रम स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल माकड़वाली में आयोजित किया गया। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ब्लॉक अजमेर ग्रामीण व आयोजन समिति के सचिव कालिंदी नंदिनी शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार एवं युवा बोर्ड के तत्वावधान में अजमेर ग्रामीण का ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल में आयोजित किया गया है, जिसके उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि संयुक्त निदेशक अजमेर साहब सिंह वर्मा रहे। प्रतियोगिता में लगभग 750 संभागी जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है और विविध प्रतियोगिताओं में अपना प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में समूह गायन में प्रथम मोनिका गुर्जर गायन, मांडना में प्रथम कशिश खोरवाल, भित्ति चित्र में प्रथम अनीता प्रजापति, पेंटिंग में प्रथम वंदना गुर्जर, कविता में प्रथम पिंकी रावत, भाषण में प्रथम भिया सिंह, हस्तकला में प्रथम ताराचंद रहे। आज अजमेर ग्रामीण का युवा महोत्सव हो रहा है, जिसमें हमने जो आयोजन समिति के लोग हैं उन्होंने सबने ये निश्चय किया कि हम लोग भी फोक म्यूज़िक और फोक डांस के आधार पर एक थीम और वेशभूषा लेकर आए हैं। और इसमें हमने जो राजस्थानी कलाएं जो विलुप्त होती जा रही है उन सब कलाओं को हमने आगे बढ़ाने के लिए 15 से 29 वर्ष के जो युवा हैं वो रुचि से भाग लें और अपना टैलेंट बताएं हर क्षेत्र में। तो फड़ पेंटिंग और मांडना, लोक कलाएँ जैसे एकल नृत्य, एकल गान और समूह नृत्य, समूह गान जो कि बच्चे खुद ग्रुप में गा रहे हैं और नाच रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि इस जो कलाएं हैं ये किस तरह से विकसित की जाए। हम लोग विद्यालयों में भी ये पूरा प्रयास करते हैं कि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो और वो जो उसके अंदर टैलेंट है वो बाहर निकल के आए। इस युवा महोत्सव का जो उद्देश्य है वो यही है कि लुप्त होती कलाएं प्रदर्शित हों और हम सब उनसे अवगत हों। ब्लॉक स्तरीय युवा महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन अजमेर ग्रामीण ब्लॉक का स्थानीय विद्यालय में आयोजित किया जा रहा है। युवा बोर्ड और राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार 15 से 29 वर्ष तक के युवा, जिसमें लगभग 9 अलग अलग प्रतियोगिताएं, एकल गायन, समूह गायन, एकल नृत्य, समूह नृत्य, मांडना, भित्ति चित्र, ड्राइंग, पेंटिंग, ऐसी बहुत सारी वो कलाएं जो विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में, युवाओं के पोटेंशियल को बाहर करने में साधक और सार्थक रहती हैं, उन सभी प्रतियोगियों ने यहाँ भाग लिया। लगभग 750 संभागियों ने रजिस्ट्रेशन किया। हमारे द्वारा आज इस कार्यक्रम में 9 काउंटर बनाकर अलग अलग जगह पर प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। लगभग 60 निर्णायक, प्रत्येक प्रतियोगिता के 4-4 अलग अलग उस क्षेत्र के प्रतिष्ठित और विशेषज्ञों को बुलाया गया। उद्घाटन सत्र में हमारे मुख्य अतिथि संयुक्त निदेशक अजमेर श्रीमान साहब सिंह जी रहे। वही कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अजमेर ग्रामीण एवं इस आयोजन की सचिव कालिंदी नंदिनी शर्मा रही। और अभी कार्यक्रम के समाप्त होने पर प्रत्येक प्रतियोगिता में से प्रथम, द्वितीय, तृतीय दिया जाएगा। प्रथम स्थान प्राप्त करने वालों को जिला स्तरीय कार्यक्रम में भाग लेना पड़ेगा। दरगाह के खिलाफ दायर किए गए वाद के विरोध में आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को बहाल करने की मांग की। इस दौरान इंडियन बुद्धिस्ट सोसाइटी के चेयरमैन और भीमराव अंबेडकर के वंशज राज रत्न अंबेडकर भी मौजूद रहे और दरगाह के खिलाफ दायर किए गए इस वाद के विरोध में आवाज उठाई। गुड आफ्टरनून, माई सेल्फ राज रत्न अंबेडकर, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, जो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने 1954 में इसको बनाया था, उसका मैं करंट ट्रस्टी चेयरमैन हूँ, नेशनल प्रेसिडेंट हूँ। और एक बात मैं आप लोगों के सामने लाना चाहता हूँ कि आज जो भी मसला पूरे देश भर में चल रहा है प्लेसेस ऑफ वर्शिप को लेकर, ये बात आज की नहीं है, ये बहुत पहले से इस मुद्दे पर इस देश में बहस छिड़ी हुई थी। और जब इस देश का संविधान बन रहा था तब कई दिनों तक, कई हफ्तों तक इसके ऊपर चर्चा चली है। और संविधान निर्माताओं ने, मेरे परदादा ने इस देश का जो ड्राफ्ट तैयार किया, उसमें यह तैयार किया हुआ है कि 26 जनवरी 1950 को जब ये इस देश का संविधान लागू होगा, तब जो पोजीशन है प्लेसेस ऑफ वर्शिप की, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, बुद्ध विहार हो, जो भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप्स है, 26 जनवरी 1950 का जो स्टेटस है
वही लागू रहेगा, वही कायम रहेगा। ये भारत के संविधान में अंकित है। और उसी ऊपर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 भी बना कि इसके ऊपर कोई बहस, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा। ये कानून बनने के बावजूद भी, ये संविधान भारत में लागू होने के बावजूद भी एक निचले कोर्ट्स इस तरह से प्लेसेस ऑफ वर्शिप में, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, बुद्ध विहार हो, उसमें इन्वेस्टिगेशन करने की ये पिटिशंस को स्वीकार करता है और स्वीकार ही नहीं करता तो इसके नोटिसेस भी वो इशू कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये संविधान का अपमान कोर्ट से हो रहा है, संविधान को हटाने की कोशिश जुडिशरी के माध्यम से हो रहा है। और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 भारत में लागू होने के बावजूद भी इन्वेस्टिगेशंस अलाउड की जा रही है। हकीकत तो यह है कि तकलीफ दे बात है कि जो दरगाह पूरे हिंदुस्तान के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक इबादत की तरह एक मुकद्दस चीज थी, और सूफी साहब जो यहाँ के हैं वो मतलब पूरी दुनिया के लिए अल्फाज नहीं है इस वक्त ये कहने के लिए कि कितना गलत माहौल पैदा किया गया है पूरे इंडिया में कि आपने एक पेटिशन डाली है दरगाह के लिए कि इसको खोद दिया जाए। तो मेरे ख्याल से तो अब बाकी सब तो काम खत्म कर दें, नौकरियों के और बाकी सारी चीजों के जितनी भी प्रॉब्लम्स हमारे यहाँ चल रही हैं, जॉब्स की, भूखमरी की और बच्चों की परवरिश की, वो सब छोड़ के अब सिर्फ हम मंदिर, मस्जिद, दरगाहें खोदने लगे और उसमें भी मेरे ख्याल से अच्छी मजदूरियां मिल जाया करेंगी लोगों को। तो ये एक अच्छा मोदी साहब का मेरे ख्याल से वो सजेशन मुझे यही है। मेरे 3 चीजों पे थोड़ा सा फोकस कर लीजिएगा कि मैं 17 दिसंबर को जयपुर में मोदी जी का एक दौरा है, मैं उसके लिए उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर वो मुस्लिम की सिंपैथी चाहते हैं और ये दिखाना चाहते हैं कि वो प्रधानमंत्री हैं, सिर्फ वो एक कास्ट के नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, तो वो एक मैसेज दें वहां पे 17 दिसंबर को कि वो दरगाह में कुछ नहीं होने देंगे और वो आगे से किसी भी मुकद्दस, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, मठ हो, जैसे कि क्रिश्चियनिटी में भी प्रॉब्लम आ ही रही है, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम सबके लिए काम करते हैं, हम किसी एक के लिए काम नहीं करते हैं। उनके भी गिरजाओं पे घास गिरी रही है, तो वो एक बयान उनको देना चाहिए कि मैं सबके साथ हूं और आइंदा ऐसा नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि जहां तक दरगाह का मामला है, जो लोगों ने, जैसा अभी हमारे चिश्ती साहब ने बताया, पिटिशन डाली है, उसके अंदर दरगाह वाले जो हैं वो दूसरी तरफ के नोटिस दरगाह वालों को जारी नहीं किए गए, वो नोटिस जारी किए गए हैं गवर्नमेंट को और उसका जवाब देंगे प्रधानमंत्री मोदी जी। मेरा उनसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर वो एक बहुत अच्छा जवाब दें कि ये सब कुछ बंद हो जाना चाहिए और संविधान के हिसाब से ये चीज गलत है, तो वो एक बहुत अच्छा मुसलमानों को मैसेज देंगे कि जो कि ये साबित होगा कि वो सबका साथ, सबका विकास के साथ है। और जहां तक मैं माफी चाहती हूँ यहाँ के लोगों से कि दरगाह का सवाल है, मुझे बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि यहाँ के ही मुंतजिमीन में से ही जो बड़े धलड़े से मुखालिफत करते हैं, कभी SRCC के फेवर में बात करते हैं, कभी और NRC के फेवर में बात करते हैं और कभी एक कानून के बारे में बात करते हैं और फेवर करते हैं। तो मुझे बड़ा अफसोस होता है उन लोगों पे कि, और इन लोगों पे भी मुझे बड़ा अफसोस होता है कि ये लोग भी अपने साथ इस तरह की बहुत सारी काली भेड़ें लिए बैठे हैं जो हमारे अंदर ही मुखालिफत पैदा कर रहे हैं। लेकिन हम किसी से डरेंगे नहीं और ये बीइंग अ नेशनल जनरल सेक्रेटरी SGPI के मैं कह रही हूँ कि हम लोग सड़कों पे उतरते रहे हैं और हर जो भी गलत बात होगी उसके लिए हम सड़कों पे उतरेंगे और एहतजाज करेंगे, चाहे वो कोई भी संविधान के खिलाफ बात हो, क्योंकि हमारा एक ही नारा है कि हम संविधान के साथ हैं और अगर संविधान को बदलने की कोशिश की जाएगी तो वो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी। ये जो अजमेर शरीफ में जो मुद्दा चल रहा है, इसको लेकर के आज यहाँ पर नेशनल वाइस प्रेसिडेंट SDPI के मोहम्मद शफी साहब, नेशनल जनरल सेक्रेटरी मिसेज यास्मीन फारूकी साहिबा और राजरत्न अम्बेडकर जी, जो कि संविधान सुरक्षा आंदोलन के सेक्रेटरी भी हैं और इंडियन बुद्धिस्ट सोसाइटी के चेयरपर्सन भी हैं,
तो आज ये यहाँ पर इसका करने का मकसद ये था कि यहाँ पर जो अभी ये सब चल रहा है उसमें जो वर्शिप एक्ट है उसको बहाल किए जाने की मांग इसमें मुख्य रूप से की गई और ये कहा गया कि सरकार जो है इस तरह की रिट्स को जो है वो एक्सेप्ट नहीं करे ताकि देश का माहौल जो है खराब ना हो, आपस का सामंजस्य सौहार्द है वो बना रहे। यही आज का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य था। हाँ, वो उनको मैसेज है, अगर वो बुला करके हमारे लोगों से जयपुर में बात करना चाहते हैं तो हम ये बात वहाँ भी रखेंगे। हम लोग देश में हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो किसी एक पार्टी के भले हो सकते हैं, लेकिन देश के सारी समुदाय के प्रधानमंत्री है, तो उनको दूसरे समुदायों की भावना का भी, उनकी आस्था का भी ख्याल रखना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।